बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, मैं हूं आज़म अराई। नाज़रीन, नाखुशगवार वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल एक वीडियो वायरल हुई बलूचिस्तान से और बलूचिस्तान की उस वीडियो ने पूरे पाकिस्तान को लपेट में ले लिया, जिसमें एक खातून और एक मर्द को गोलियों से भूना जा रहा था और इसका फ़ैसला करने वाले कबाइली सरदार थे जो जिरगे में ये फ़ैसला करते हैं कि इन मर्द व ख़वातीन को मौत के घाट उतार दिया जाए। अच्छा, ये फ़ैसला करने वाले कौन होते हैं और ये क्यों ये फ़ैसले करते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, मसाइल क्या हैं, ये फ़ैसले क्यों हुए। और बलूचिस्तान में और सिंध में, बलूचिस्तान में इसको स्याकारी और सिंध में इसको कारोकारी का नाम दिया जाता है और इस तरह के वाक़यात मुतअद्दिद वाक़यात होते हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट होते हैं और कुछ रिपोर्ट नहीं हो पाते। जहाँ पर यह वाक़या पेश आया वो बलूचिस्तान का वो इलाका है जो तकरीबन नोगो एरिया है, वहाँ पर पुलिस की रसाई बहुत कम है, वहाँ पर मोबाइल सिग्नल्स बहुत महदूद हैं और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में इसका जिक्र होता है और कोयटा के नज़दीक ये इलाका है। नाज़रीन, सिर्फ बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये इस तरह के वाक़यात चलते रहते हैं, लेकिन एक खुशाइंद बात यह है कि कल जब ये वीडियो वायरल हुई तो इसका जो है ना कोर्ट्स ने खुद नोटिस लिया और जिसके ऊपर गिरफ़्तारी का हुक्म दिया गया। बहुत सारी गिरफ़्तारी अमल में आई, जिसमें से 2 पर मुकम्मल तौर पर कार्रवाई की गई और कुछ लोगों से अभी भी तफ्तीश जारी है। क्या होता अगर ये वीडियो मंजर आम पर ना आती। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ कहानियाँ बयान की जा रही हैं। शुरू की जब जैसे ही वीडियो वायरल हुई तो शुरू में इब्तदाई तौर पर यह बताया गया कि इस जोड़े ने कुछ 1.5 साल पहले पसंद की शादी की और इनको घर वालों ने बुलाया दावत पर और फिर इनको जरगे के ज़रिए मौत के घाट उतार दिया गया। लड़की को 6 गोलियाँ मारी और मर्द को 12 गोलियाँ मारी और जिसमें से एक जो वीडियो थी जिसमें एक आवाज़ सुनी जा सकती थी कि गोली के अलावा किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है। अच्छा, तफसीलात क्या हैं, वजूहात क्या हैं, असल हक़ाइक़ क्या हैं, इसको जानने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में शामिल किया है बुशरा कमर साहिबा को, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बुशरा साहिबा, वीडियो वायरल हुई, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कहानियाँ बयान कर रहे हैं। कोई कहता है कि 1.5 साल पहले शादी हुई, कोई कहता है कि ये पहले दोनों जो खातून और मर्द हैं ये शादीशुदा थे और बाद में ये इनका इज़्दवाजी ताल्लुक़ बना और ये बाद में पकड़े गए, जिरगी ने इनको मौत की सज़ा सुना दी। कोई क्या कहानी बयान कर रहा है, कोई क्या कहानी बयान कर रहा है। आपका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और बलूचिस्तान में आप सहाफ़त कर रही हैं, तो आपको यकीनन जो है ना इसके सही हक़ाइक़ मालूम होंगे, तो तफ़सीलात से आगाह कीजिएगा प्लीज़। देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका अदा करूंगी कि ऐसा मौजू कि जिसके ऊपर शायद कम ही रिपोर्ट बनती हैं और कम ही एक्शन होते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान एक कबायली माशरा है और यहाँ पर जजा और सजा का फैसला जो है वो कहीं ना कहीं कबायली अंदाज में किया जाता है। तो ये जो केस था इसका फैसला भी जो है वो कबायली अंदाज में किया गया और तकरीबन ईद उल अज़हा से कोई 2 से 3 रोज कबल बताया गया कि जी ये वाकया हुआ है और अचानक से एक वीडियो सामने आ जाती है सोशल मीडिया पर। पहले 1-2 दिन कुछ तस्वीरें जो हैं वो गश्त करने लगती हैं, तो वो तस्वीरें जो हैं क्योंकि ना किसी इलाके का पता चल रहा था, बहुत क्लोज तस्वीरें थी, तो उस पर इतना लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद हमने सूरत हाल ये देखी कि एकदम से वीडियो आ गई और जैसे ही वीडियो आई तो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी वीडियो के बाद एक्शन लेने के जो अहकामात हैं वो जारी कर दिए। तो जब ये वीडियो वायरल हुई तो जंगल में आग की तरह ये पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गई। तो इस वक्त चूंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, हम टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, तो फौरी तौर पर ये चीजें वायरल होना शुरू हुई। तो उस सूरत हाल में जिसके हाथ जो स्टोरी लगी, जिसको अपने व्यूअर्स बढ़ाने का शौक था, जिसको कमेंट्स लेने का शौक था, जिसको सब्सक्राइबर बढ़ाने का शौक था, उन्होंने जो स्टोरी जिस तरह से मन चाही स्टोरियां बनाई और घड़ते चले गए, जिससे कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि ये एक सहाफत की तजलील भी थी एक तरह से। और ये जो खबर है या जो भी एक वीडियो वायरल हुई थी ये उसकी भी तजलील थी कि आप किसी मरे हुए शख्स के बारे में खुद से अंदाजे लगाकर कुछ भी रिपोर्ट कर रहे हैं। कहीं कोई नाम, अभी मैं कुछ देर कबल देख रही थी तो मुझे ये दिखाया गया कि लाहौर की तरफ किसी ने इसको किसी हिंदू एक नाम था तो उससे वो शीतल नाम बता रहे थे। जी हाँ, जी जी, तो ये चीजें वायरल की गई। तो जो ये खबरें चलाने वाले थे वो ये शायद सोचना भूल गए कि जब हम जो व्यूअर्स हमारे हैं
हम उनको मिसगाइड कर रहे हैं, हम उनको खबर सही नहीं पहुंचा रहे, जबकि खबर पहुंचाना एक पैगंबरी पेशा है। ये एक पेशा है कि आप एक खबर को जो मुसद्दिका हो उसको आप पहुंचाएं, गैर मुसद्दिका खबरें और फिर इस तरह से खबरें फैलाना ये कहीं पर भी जो है वो मुनासिब नहीं था। खैर, अब हम इस वीडियो के हवाले से बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वीडियो में जिस बेदर्दी से वो क्यों, क्या मामला था, क्या मामला नहीं था, जो भी था, लेकिन अगर हम इंसानियत के हवाले से देखें तो बड़ी बेदर्दी से एक मर्द को भी मारा गया, एक औरत को भी मारा गया और उनकी फिर वीडियो बनाई गई और 2 महीने बाद ये वीडियो जो वायरल होती है तो ये समझ से बालातर चीजें होना शुरू हो जाती हैं कि जो बनाने वाला था वीडियो उसको कोई डर खौफ था या उसके कोई मफादात थे कि वो पूरे नहीं हो रहे थे, तो फिर उसने सोचा कि जी 2 महीने गुजर गए, अब तक मुझे कोई मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे कुछ नहीं मिला, अब मैं इसको वायरल कर दूं। और ये एक वीडियो नहीं, ये 3 वीडियोस हैं, मुख्तलिफ जावियों से। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मुख्तलिफ एंगल से बनी हुई है। तो इसका यही मतलब कहीं ना कहीं जाता है कि कोई मफाद जरूर था वीडियो बनाने वाले का जो पूरा नहीं हुआ, और उसके बाद उसने अपना गमो गुस्सा जो है उनके साथ दिखाया जिनके साथ मिलकर ये वीडियो बनाई गई या जो कुछ भी सिचुएशन हुई। वजीर आला बलोचिस्तान ने इस वीडियो को देखकर फौरी तौर पर एक्शन लिया और हमें बड़ी खुशी है कि एक ऐसे मामले पर वजीर आला ने 1 मिनट की देरी ना की और एक्शन लिया कि जो मामला इस वक्त पूरे मुल्क में हाइप क्रिएट कर चुका था। और वो ये चैलेंजिंग भी था उनके लिए, जाहिर है कबायली मसाइल हैं तो ये चैलेंजिंग होता है। बिल्कुल, कबाइल टू कबाइल, क्योंकि वो खुद भी जो है बुक्ती कबीले से ताल्लुक रखते हैं और उनके लिए किसी कबीले की खातून के कत्ल इस तरह से, किसी मर्द का कत्ल इस तरह से हुआ तो उसको वो रिपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्शन लेने के बाद उन्होंने फौरी तौर पर तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को, सिर्फ पुलिस को नहीं, लेडीज को भी, जिला इंतजामिया को भी, FC को भी, सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग को भी और CTD को भी मिलाकर उन्होंने कंप्लीट तमाम लोगों को टास्क दिया कि फौरी तौर पर इस जगह का पता किया जाए, क्योंकि पहले तो ये पता ही नहीं चल रहा था कि बलूचिस्तान जो है वो चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है। ये कौन सी जगह है, ये कहाँ की जगह है, बरावी बलूची हर जगह बोली जाती है, तो इसलिए ये अंदाजा लगाना कदरे मुश्किल था। वीडियो कुछ इतनी साफ भी नहीं थी कि चेहरे जो है प्रॉपर तरीके से पहचाने जाते, लेकिन चूंकि जब ये वायरल हुई तो चंद लोगों की भी हेल्प मिल सकी उन्हें और लोगों ने बताना शुरू किया कि जी ये डगारी, कोयटा से कुछ फासले पर ये इलाका है डगारी का, तो वहां पर ये वाकया है और गांव है और वहां पेश आया। जिसके बाद पुलिस ने जो है रात गए वहां छापा मारा। सबसे पहले तो पुलिस ने जो सरदार था जिसने फैसला दिया, शेरबाज सातकजी के नाम बताया जा रहा है, जिनके जिरगे में ये फैसला हुआ, उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद मजीद जो अपराध थे उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। और उसके बाद जब ये गिरफ्तारियां आई अमल में तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बात खुलती चली गई और जो स्टोरियां, जो कयास सराइयां सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, वजीर आला बलोचिस्तान की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो तमाम कयास आराइयां जो हैं वो लोगों की रद्द हो गई और उन्होंने एक ऐसी खबर पे से पर्दा उठा दिया कि शायद मेरे ख्याल में अगर ये पहले उठ जाता तो ये मामला होते ही ना। तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आला बलोचिस्तान ने, चूंकि खबर हमारे पास भी पहले आ चुकी थी, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी भी खबर की, क्राइम को जो है वो हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं कि हो सकता है कोई और भी इसका पहलू हो, कोई और भी मामलात हो या कुछ और हो, लेकिन हम रुक जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया नहीं रुका। तो उसके बाद फिर जब वजीर आला बलोचिस्तान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि मुजम्मत करने के बाद सबसे पहले उनके अल्फाज यही थे कि जो ये बातें चल रही हैं इसके हवाले से, चूंकि मैं किस्सा सुनाना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी है, मैं ये वाकया और ये मामला बताना चाहता हूँ कि ये सब हुआ क्यों और किस वजह से हुआ। अच्छा, उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये खातून शहीद हुई, तो मुझे वो सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि जाहिर है कि उन्होंने वो लफ्ज इस्तेमाल किया, इस खातून को जो है शहीद किया गया, तो वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ा एक वाज़ेह पैगाम गया कि वो मुजम्मत कर रहे हैं इस कत्ल की। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखें, कत्ल तो इंसानियत का है, जी हाँ, कत्ल तो इंसानियत का हुआ। ये बात के फैसले हैं कि वजह क्या बनी या ऐसे क्या मामलात हो गए कि जिन्होंने फैसला किया या जिनकी बच्ची थी या जिनका बच्चा था कि वो इतने मजबूर हो गए कि उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाने के लिए एक जिरगे में उस जिरगे के फैसले को मनोअन तस्लीम कर लिया। तो इसमें मामलात कुछ इस तरह से हुए कि वज़ीर आला बलोचिस्तान के मुताबिक है ये खातून जो है वो पहले से शादीशुदा हैं और इनके 5 बच्चे हैं। बड़ा बेटा इनका कोई 15 साल का है। इसी तरह जो वो मर्द था उसकी भी शादी हो चुकी थी और वो भी 4 बच्चों का बाप था। तो इनकी कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, कहीं मुलाकात हुई है,
फिर वो कोई 2 माह के लिए जो कहीं लेकर गया इस खातून को, तो घर वाले बड़े परेशान भी रहे। और फिर उसके बाद 2 माह बाद वो वापस उस खातून को छोड़कर चला गया। तो ये खातून बड़ी परेशान हो गई कि अब मैं अपनी माँ के घर भी नहीं जा सकती और बाप के घर भी नहीं जा सकती, तो ना ही अपने ससुराल जा सकती हूँ। तो उस सूरत हाल में फिर जैसे कैसे करके इलाके के लोगों ने बीच में पड़ के इसको इसके ससुराल वापस भिजवाया, और इसके शौहर ने भी अपने छोटे बच्चों को देखते हुए इस खातून को एक मरतबा फिर से मौका दिया। लेकिन वज़ीर आला गुलिस्तान के मुताबिक फिर ये कोई टिकटॉक्स बनाने लगी। कुछ अरसे बाद फिर उससे नंबर जो है कहीं से मिल गया और राब्तों में रही, और फिर वो शख्स जो है जो वीडियोस टिकटॉक्स बना रहा था इस खातून के साथ, वो इसके भाइयों को कहीं ना कहीं प्रोवोक कर रहा था, कहीं ना कहीं वो तंग कर रहा था, वो उनको उकसा रहा था कि जी देखो आप में तो इतनी हिम्मत है ही नहीं, आप तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और देखो मैं कितनी आजादाना तुम्हारी बहन के साथ वीडियोस भी बना रहा हूँ और मैं घूम फिर भी रहा हूँ। उस पर उन्होंने अपनी बहन को बुला के कोई मारा कूटा भी, बड़े मामलात हुए, मोबाइल शोबाइल ले लिया। लेकिन उसके बाद फिर कुछ अरसे बाद किसी तरह से इसका राब्ता हो जाता है उससे, और देन ये मामला सर से पानी जब बिल्कुल ही ऊपर चला जाता है, तो उस सूरत हाल में ये फैसला जिरगे में लेकर आए। तो जिरगे में फिर ये क्योंकि एक मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था, तो उन्होंने फौरी तौर पर ये फैसला सुना दिया कि जी ये लड़का और ये लड़की हमारे इलाके के लिए और दोनों खानदानों के लिए, दोनों कबाइल के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं, तो इनको जो है वो कत्ल कर दिया जाए, इनको गैरत के नाम पे इनका कत्ल कर दिया जाए। लेकिन उस दौरान जो ये वीडियो बनाई गई, शायद अगर ये वीडियो ना बनती तो ये चीजें सामने भी ना आती। जी हाँ, ये वीडियो बनाई गई और उसके बाद जब ये सामने आया तो उसमें एक जहां से देखा जाए मामला बड़ा गलत था। उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया बड़ा ही गलत रास्ता इख्तियार किया, और मेरे ख्याल में शायद कोई भी गैरतमंद मर्द हो या औरत हो वो इस चीज की इजाजत नहीं देती। लेकिन जहां बात कत्ल की आ जाती है और इतनी बेदर्दी से कत्ल की, तो उस चीज की इजाजत ना आपका आइन देता है, ना आपका इस्लाम देता है, ना आपका कानून, कोई भी इस तरह की हाँ, इजाजत मावराए अदालत कत्ल तो फिर ना कानून इजाजत देता है, ना आइन देता है और ना इस्लाम देता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई भी जो है वो इजाजत नहीं देता इस मामले में। तो उस सूरत हाल में फिर ये है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिदायत पर जो गिरफ्तारियां हुई, तो आज एटीसी की अदालत में इन मुल्ज़िमान को पेश किया गया। चूंकि एक ट्राइब का सरदार था सातकजई कबीले का, तो उसको जब गिरफ्तार किया गया तो कहीं ना कहीं से प्रेशर्स भी रहे। मुख्तलिफ सरदार जो हैं मुख्तलिफ अक़वाम के, वो कहीं ना कहीं राब्ते भी करते रहे। लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताया कि मैंने कोई प्रेशर नहीं लिया, मुझे कई कॉल्स आई, मैंने कई कॉल्स अटेंड भी नहीं की, कई लोगों को मैंने कन्विंस भी किया, कई लोगों को मैंने समझाया भी, बताया भी। और ये सिचुएशन ऐसी थी कि इसमें अगर हम उनकी साइड लेते तो फिर बहुत सारे मामला खराबी की तरफ भी चले जाते। तो उस पर फिर उन्होंने आज जब अदालत में पेश किया तो अदालत ने ये सरदार शेरबाज सातकजई समेत दीगर जो 11 अफराद थे उनको 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया, जिससे मजीद भी, अब चूंकि कहानी तो खुल चुकी है लेकिन वो अपने तौर पर मजीद भी तहकीकात करेंगे। साथ ही मजिस्ट्रेट की जेर निगरानी एक स्पेशल टीम जो है जिसमें खातून पुलिस सर्जन आयशा फैज जो हैं वो साथ गई और कब्रों की कब्र कुशाइया की गई, और वहां पे फिर जो सूरत हाल थी उसको देखा गया। तो जब वो कब्रें खोदी गई, आयशा फैज के मुताबिक, मेरी उनसे बात हुई पर्सनली कि जब हम गए उस इलाके में और हमने कब्रों की खुदाई की तो जो खातून की डेड बॉडी निकली वो कदर खराब हो चुकी थी, जो मर्द की डेड बॉडी थी वो कुछ हद तक बेहतर हालत में थी। जो खातून की उम्र बता रही हैं वो कोई 37 से 38 के करीब बता रही हैं, जबकि जो मर्द की उम्र है वो 35 से 36 के दरमियान बता रही हैं। और उनका कहना था कि जो खातून है उसका नाम बीबी बानो और बानो बीबी के नाम से गर्दिश कर रहा था, तो उसके हाथ पे भी जो है उसका नाम नूर बानो लिखा हुआ था, उसने अपना नाम कुनवाया हुआ था अपने हाथ पर। और इसी तरह जो मर्द है उसके हवाले से उन्होंने बताया कि उसको 9 गोलियां मारी गई जो पेट में और सीने में लगी। जो खातून थी उसके पेट में और सीने में तो गोलियां लगी, लेकिन 6 गोलियां, लेकिन एक गोली जो 7वीं गोली थी वो उसके सर में पीछे से मारी गई, तो सर में भी गोली लगी हुई थी। तो फिर हमने मालूमात हासिल की तो उन्होंने बताया ना कोई तशद्दुद के निशानात हैं, ना कोई ज्यादती के शवाहिद हैं, ना वो खातून हामला थी, ना कोई और मामला थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। पोस्टमार्टम उन्होंने मुकम्मल किया, जो शवाहिद वहां से लेने थे वो लेकर, क्योंकि कंडीशन नहीं थी डेड बॉडीज की, उनको डगारी में ही जो 2 मुख्तलिफ कब्रिस्तान हैं उन्हीं कब्रिस्तानों में उनकी तदफीन कर दी गई, और फिर उसके बाद जो है ये टीम वापस आ गई। तो अब मामला जो है काफी हद तक सिमट चुके हैं। अब 2 रोजा रिमांड के बाद एक मतलब फिर से ये गिरफ्तार अफराद
वहाँ पेश किए जाएंगे और फिर कोई ना कोई फैसला जो है वो होगा। हाँ, एक जो चीज वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई वो ये भी थी कि जब हमने इस मामले की तहकीकात के लिए और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए यहाँ से अपनी टीमें भेजी तो इलाके के मर्द जो हैं वो कहीं गायब हो गए और छुप गए, और उन्होंने जो औरतें थी उस इलाके की वो छतों पे भी चढ़ी, घरों से भी निकली और उन्होंने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो पथराव करना शुरू वो कर दिया। मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, यकीनन उनको मज़ाहमत का सामना करना पड़ा होगा। तो वो उन्होंने कहा कि इससे ये समझ में आ रहा था कि पूरा इलाका यही चाहता था कि फैसला कुछ इस तरह से हो जाए या ये फैसला हो, और वो कभी भी नहीं चाह रहे थे कि उनके जो लोग हैं जिन्होंने ये एक बेदर्दी दिखाई है, एक ऐसा खून खराबा किया है, वो कहीं से गिरफ्तार हों। तो अब तक की जो सूरत हाल है वो यहाँ तक पहुंची है। अच्छा, आपने बहुत तफसील से बुशरा साहिबा, आपने बहुत तफसील से हर चीज़ खुल के बयान की। कुछ चंदा सवालात हैं, वो ये हैं कि ये वाक़या जब पेश आया, आप कह रही हैं कि ये ईद उल अज़हा से चंद रोज़ कबल का वाक़या है, तो जब ये वाक़या पेश आया उस वक्त रिपोर्ट ना हो सका और ये वीडियो वायरल हो गई, जिस तरह आपने कहा कि वो कुछ यकीनन उनके मफादात जुड़े होंगे और वीडियो जो है ना वो वायरल हो गई। लेकिन वो वीडियो जो बनाने आस-पास के जो लोग हैं, जो उसमें हम जो वीडियोज़ देख रहे हैं उसमें काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद हैं। गिरफ्तारियाँ मेरे मुताबिक जो मैंने अभी तक की इत्तलात हैं, मेरे पास 12 लोग गिरफ़्तार किए गए, जिसमें से जो मुकदमा दर्ज किया गया वो सिर्फ 2 लोगों पर दर्ज किया गया है। लेकिन जो मेन मुजरिम है जिसने गोलियां चलाई हैं वो गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। एफआईआर की कॉपी मेरे पास भी है। एफआईआर में 8 लोग नामजद हैं, जबकि 14 से 15 नामालूम लिखे गए हैं। जी हाँ, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो वहाँ पे बाकी लोग भी नजर आ रहे हैं, और मैंने आपको पहले बताया कि जो वीडियो बनाई गई है जिनके चेहरे नजर आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारियां जो है वो उन्होंने कर ली हैं। बाकी लोगों के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जिनके 2 रोजा रिमांड लिए हैं कहीं ना कहीं उनसे भी उनके पते पूछे जाएंगे, उनकी शिनाख्त पूछी जाएगी और फिर ये कार्रवाई उन पर भी होगी। तो मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया जहाँ पर आपको खबर देने का काम करता है, वहीं पर कुछ ऐसे अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। तो ऐसे अनासर भी हैं कि वो एक गलत खबर को वायरल कर रहे हैं कि किसी तरह हम कुछ भी निकाल के वायरल कर दें और बस जल्दी से जल्द लोग किसी की भी खबर छोड़कर हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाए कि जी कुछ नया आ गया, समथिंग न्यू। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो जो एफआईआर है मेरे पास भी मौजूद है, उसमें 8 लोग नामजद हैं, जबकि 14 से 15 लोग नामालूम हैं। इसमें फायरिंग करने वाला जो शख्स नजर आ रहा है वो खातून का भाई जलाल बताया जा रहा है। उसकी भी गिरफ्तारी अमल में आ गई है और तमाम अफराद को गिरफ्तार करने के बाद मैंने आपको बताया कि अदालत में भी पेश कर दिया गया है। ऐसा हरगिज नहीं है कि कोई रियायत की गई है, किसी को छोड़ा है, किसी को पकड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तफसील से हमें आगाह किया। अच्छा, इस तरह के वाक़यात जो बलूचिस्तान में अक्सर रिपोर्ट होते हैं, रिपोर्ट तो खैर नहीं होते, आपको क्या लगता है कि ये जो जिरगों वाला मामलात हैं पूरे, ये जिरगों वाले मामलात किस हद तक इस तरह के मावरा अदालत कत्ल जो हैं वो एक साल में, अगर हम डाटा तो हमारे पास एग्जैक्टली नहीं होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरह के मामलात को, जिरगी जो मामलात हैं इनको ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए ताकि मावरा अदालत कत्ल जो है ना इस तरह के ना हो? देखिए, जिरगे हम, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हम कबायली माशरे में रहते हैं, तो इस कबायली माशरे में सबसे हमें अपने कबाइल के मुताबिक, अपने रस्म और रिवाज के मुताबिक रहकर चलना पड़ता है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं, जैसे अभी कल एक किला अब्दुल्ला में वाकया पेश आया कि वहाँ 2 कबाइल के दरमियान जो है मुसल्लह तसादुम हुआ, और मुसल्लह तसादुम इस कदर था कि जो जदीद असला है उसका इस्तेमाल किया गया। कोई 6 लोग जो है वो जान बहक हो गए और अभी कोई 15 से ज्यादा लोग जो हैं वो जख्मी भी हैं। लेकिन फिर एक तीसरे कबीले की जानिब से जिरगा बुलाया गया और वहां की जो इंतजामिया थी उसने हेल्प मांगी कि जिरगे को बुलाया जाए और जिरगे में फैसला किया जाए। तो जिरगे ने जो फैसला किया, जो उनकी लड़ाई 8-9 घंटे से चल रही थी और 1 घंटे तो मुसलसल फायरिंग होती रही, तो उसके बाद 8-9 घंटे से जो ये महसूर होकर बैठे हुए थे, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, खौफ व हिरास का आलम था, एक मामला थे, तो वो जिरगे ने जो फैसला किया तो उसको मनो अन बाकी जो 2 कौमें थी जो लड़ रही थी उन्होंने माना। तो जिरगों में कई फैसले अच्छे भी होते हैं, जमीन के मामला होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं कोई जिरगे ऐसे भी होते हैं जो इस सूरत हाल में सामने आते हैं। आज चूंकि मैं खुद भी एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही थी तो उसमें एक शख्सियत को मैंने बुलाया था जिनका ताल्लुक जो है खुद बलोच कबीले से था। तो उनके मुताबिक उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ सारावान और झालावान 2 चीफ होते हैं, और जब भी कोई जिरगा बिठाया जाता है, खासतौर पर कोई खून खराबे से रिलेटेड,
तो उस सूरत हाल में जो सरदार होता है वो दरमियान में बैठता है, लेकिन सरावान और झालावान के जो चीफ होते हैं वो एक दाएं जाने बैठता है और एक बाएं जाने बैठता है। जो सरदार है वो दोनों फरीकैन की बातें सुनता है लेकिन फैसला नहीं कर सकता। सुनता है, फैसला करना इन चीफ का काम होता है। ये दोनों कबाइल के जो चीफ है वो फैसला करेंगे, फिर ये तीनों सर जोड़कर बैठते हैं, कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं कि उनके उस फैसले से दोनों के दरमियान सुलह सफाई भी हो जाए, कोई दरमियान का रास्ता भी निकल आए और कोई तनाजा भी पैदा ना हो और मुस्तकबिल में भी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। लेकिन जो ये जिरगा बिठाया गया इसमें इन्होंने किसी भी ना सरावान और ना झालावान के चीफ को बुलाया, बल्कि फौरी तौर पे एक जिरगा तलब किया जिसमें सरदार ने मामलात सुने और फौरी तौर पे सरदार ने फैसला भी सुना दिया, जिस पर उसी वक्त अमल भी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुशरा, आप हमें टाइम दे रही थी, आपने तफसीलात से आगाह किया और हर चीज़ हमें तफसील से बताई। आज नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना और देखा कि मामलात कुछ इस तरह से थे कि ये बेसिकली दोनों मर्द और औरत जो हैं ये इन्होंने न्यूली मैरिड कपल नहीं था, ये ऑलरेडी दोनों शादीशुदा थे। मर्द पहले शादीशुदा था, औरत पहले से शादीशुदा थी, लेकिन किसी तरीके से इनका आपस में ताल्लुक़ बना और ये 2 महीने जिस तरह बुशरा ने बताया कि 2 महीने ये भाग गए अपने घरों से और बाद में दोबारा अपने वापस ससुराल आई खातून, मर्द अपने घर गया, फिर दोबारा रब्ता हुआ और वो जिस तरह उन्होंने कहा कि इनके भाइयों को प्रोवोक कर रहा था, वो उकसा रहा था और फिर उसके बाद इनको पकड़ा और फिर ये फ़ैसला इस तरह हुआ और भाई ने फिर अपनी बहन को गोलियाँ मारी। तो ये जिरगे ने फ़ैसला किया और ये फ़ैसला किस हद तक दुरुस्त था, ये फ़ैसला यकीनन एक पूरे इंसानियत का एक कत्ल था कि आप मावरा अदालत जो है उस तरह कत्ल नहीं कर सकते। इस तरह उन्होंने बताया कि जिरगे के फ़ैसले जो हैं वो बहुत बेहतर भी होते हैं, लेकिन इसमें जिरगों के फ़ैसले की जो पूरी काबीना थी वो मुकम्मल नहीं थी और इस वजह से ये फ़ैसला जल्दी में किया गया और फिर उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो नाज़रीन, अब मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया पर सिंपैथी थी वो ख़त्म हो जाएगी और यकीनन ख़त्म होनी भी चाहिए। तरीक़ेकार सज़ा का बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर देखा जाए तो सज़ा देना अदालतों का काम है, सज़ा देना जजेस का काम है, न कि आप घरों के जिरगे या आपस की जो मसाइल हैं उसमें सज़ा दे दें और वो भी मौत की सज़ा दे दें। सज़ा देना बिल्कुल काम है, बहुत सारे और तरीके थे, आप तलाक दे देते, आप एक दूसरे आप और बहुत सारे जो तरीके थे उसको अपनाया जा सकता था, लेकिन इस तरह मावरा अदालत कत्ल नहीं करना चाहिए था। हम शदीद मज़म्मत करते हैं और शदीद मज़म्मत करनी चाहिए, लेकिन इस तरह के वाक़यात अगर हमारे माशरे में पेश आएंगे तो फिर चढ़ावा परवान चढ़ती हैं इस तरह की चीज़ें जो हमारे माशरे में नहीं होनी चाहिए हैं या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए दुरुस्त नहीं है। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टैंकर माफिया बाज नहीं आ रहा और मैं ख़ुद पिछले दिनों एक किमाड़ी से गुजर रहा था तो पूरा ट्रॉलर जो है ना वो पूरा रोड जाम था, पूरा ICI ब्रिज जाम था। मैंने देखा कि किमाड़ी का पूरा रोड जो है वो तकरीबन जाम थे, डिफेंस मोड़ तक चीज़ें जो है ना वो PIDC तक चीज़ें जो है ना मुकम्मल जाम थी। लेकिन यहाँ पर जो मसला है वो ये नहीं है कि आप किस वक्त निकलते हैं, अब मसला ये है कि अगर आप निकलते भी हैं फिर आपकी आँखें काम नहीं करती, आपकी ब्रेक्स काम नहीं करते, आपकी गाड़ी कि फ़िटनेस जो है ना वो काम नहीं करती। हम अजरक की नंबर प्लेट के पीछे लगे हुए, लेकिन टैंकर माफिया को कौन लगाम देगा। 2 सगे भाई बच्चे जिनकी उम्रें बहुत कम थी, अंडर एज बच्चों को, एक 10 साल का और एक 11 साल का जो है, दोनों भाइयों को एक टैंकर ने रौंद दिया और कत्ल कर दिया। इसी तरह का एक और वाक़या जो है वो काला पुल पर पेश आया और वहाँ पर एक, आप अपनी स्क्रीन पर वीडियोज़ देख रहे होंगे, वहाँ पर एक मोटरसाइकिल सवार को आप वीडियोज़ देखें, आपको अंदाज़ा हो कि वो ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के उनके ऊपर से वो टैंकर गुजार कर जो है ना वो चले गए। ये कैसे वाक़यात कंट्रोल होंगे, क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे, इसी बात करने के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर AK मोहसिन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में टाइम देने के लिए मोहसिन साहब। ये वाक़यात क्यों नहीं रुक रहे, क्या वजूहात हैं, क्या मफादात हैं, क्या मसाइल हैं? हम अजरक वाली नंबर प्लेट के पीछे लगे हुए हैं, यहाँ पर ट्रॉलर, टैंकर, डंपर ही हमसे काबू नहीं हो रहा। ये बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा सेंसिटिव इशू है और इस इशू पे बहुत सारी जानें ज़ाय हो चुकी हैं, हज़ारों ज़ख्मी हैं, सैकड़ों की तादाद में लोगों को जहाँ बहक कर दिया गया है। कत्ल, मैं तो कहूँगा कत्ल कर दिया है, जाहिर सी बात है कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं होता है। असल में इनमें 2-3 इशूज़ हैं। एक तो सबसे बड़ा इशू है इंतज़ामी इशू, जो शहर के ऊपर जो इंतज़ामिया मुसल्लत है, मुसल्लत ही कहूँगा, जिनसे काम ही नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल मुसल्लत है। जी, प्रॉपर तरीके से इनको मैनेज नहीं कर पा रही है। बहुत सारे ऐसे टैंकर्स हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं हैं
और बहुत सारे मेरे पास तो डेटा अभी मैंने मंगवाया हुआ है, बिल्कुल डेटा मेरे पास आ जाएगा। इसमें बड़ी तादाद ऐसी है कि जो वाटर बोर्ड से भी रजिस्टर्ड नहीं है और इटसेल्फ जो उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए वो भी नहीं है। मतलब है कि हर किसी ने मशरूमिंग अच्छा, यानी कि एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट से भी रजिस्टर्ड नहीं है और जो हाइड्रेंट्स हैं, जो मुतल्लिका हाइड्रेंट्स, वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन नहीं है उनकी। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा है। और इनमें चलाने वाले जितने भी हैं उनमें मेजॉरिटी वो एडिक्ट्स होते हैं, नशे के आदी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो जराइम पेशा अनासर भी इनके ऊपर बैठ के ड्राइव कर रहे होते हैं। ऐसी भी वाकयात हैं, उनके जो बिहेवियर और उनके जो नॉर्म्स हैं, जिस तरीके से वो लोगों को कुचल कर रौंद कर जा रहे होते हैं, उनसे तो यही लगता है कि वो जो है वो जराइम पेशा अनासर है जो चला रहे हैं। ये बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में टैंकर्स जो है वो शहर में दिन दनाते फिरें और शहरियों को पानी लाइनों में ना मिले और टैंकरों का राज हो, टैंकर माफिया चलती रहे। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा होता है? नहीं होता। दुनिया नहीं, पूरी दुनिया की बात क्या कर रहे हैं? कराची से बाहर दिखाएं आप मुझे। जी अच्छा, दुनिया पूरी में होता ये है। आज हम 2025 पूरे पाकिस्तान की बात कर लें आप, सिर्फ कराची के अलावा आप दिखाएं मुझे बाहर कहीं ऐसा। कराची के अलावा भी कहीं नहीं है। फिर मुअज़्ज़ब जो माशरे हैं और डेवलप्ड शहर है, हमारा कराची तो डेवलप्ड शहर है ना, उसको तो अभी ताराज किया जा रहा है, तरक्की याफ्ता शहरों में से आता है कराची। उरूसुल बलाद उस वक्त करार दिया था कराची को इस पूरे एशिया का जब अब्दुल सत्तार अफगानी और नामितुल्लाह साहब मेयर थे। उस दौर में कराची जो है वो उरूसुल बलाद कहा जाता था। अब तो अंधेरों का शहर बना दिया गया है। मसला ये है कि पानी जो है अब बिजनेस बन गया है। पानी के ऊपर लोगों के माफियाज चल रहे हैं। पानी टैंकर्स के जरिए देना तो दे रहे हैं, लेकिन लोगों के घरों तक पानी नहीं जा रहा है। मैं अभी बात ये कर रहा था, मैंने एक तस्वीर देखी, उसमें बाहर के किसी मुल्क के पाइपलाइन फटी हुई थी 20 फीट हाई, उसमें से पानी उछल के जा रहा था हवा में। मैं हैरान हुआ, मैंने जब डेटा खंगाला तो पता ये चला, फिर एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में जो घरों को सप्लाई किया जाने वाला मीठा पानी होता है वो हाई प्रेशर रखा जाता है उसमें, ताकि जर्म्स और जरासीम लाइन के करीब तक ना आ जाएं। हल्का सा सुराख होगा, उसमें से ब्लास्ट होकर वो पानी जो है रिपेल होगा और उसको बाहर निकल जाएगा। यानी कि हाई प्रेशर रखा जाता है ताकि उसके अंदर दाखिल ना हो जरासीम ना हो, इसलिए हाई प्रेशर। हमारे यहाँ मोटरें लगाई जाती हैं और सकिंग मोटरें हैं, वो वैक्यूम क्रिएट करके गटर का पानी सक करके घरों में आ रहा होता है। ये तो हमारी वाटर मैनेजमेंट है, वाटर कॉरपोरेशन, बल्दियात सिंध और सिंध गवर्नमेंट, ये सारे के ऊपर ये चार्जशीट है कि आपके लिए डूबने और शर्म का मकाम है कि 2025 में आज दुनिया चांद पे जा रही है, सैटेलाइट पे दुनिया क्या कुछ कर रही है, क्या हाईवेज बना चुकी है। चाइना ने 600 किलोमीटर, मोर देन 600 किलोमीटर स्पीड से जो ट्रेन उसने चला दी है, जहाज के बराबर स्पीड के बराबर उसने ट्रेन चला दी है। आज हम पानी और टैंकर माफिया और टैंकर्स के नीचे कुचले हुए लोगों की बात कर रहे हैं। कितना शर्म का मकाम है कि हम बहुत ज्यादा शर्म का मकाम। और बैक गियर लगाए हुए हमने बैक गियर लगाए हुए, हम मुसलसल पीछे की तरफ जा रहे हैं। आप नंबर प्लेट की हमने पहले भी आपने बात की थी, आप देखें ना कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करना है, या आपने चांद जो पीछे आपने मंजोदड़ो में की तरफ सफर करना है। अब भाई मंजोदड़ो से हमने क्रॉस करके अब जदीद दुनिया में आ चुके हैं, अब हमने आगे बढ़ना है। ये जगह जगह पे आपने लगे हुए कैमरे देखे होंगे। ये शहरियों के लिए मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कैमरे हाईवेज पे लगे हुए हैं, ये आपकी मोटरसाइकिल को थेफ्ट होने से रोकने के लिए नहीं है। ये आपकी मोटरसाइकिल के ऊपर से जो आपको पैसा जनरेट करना है उसके लिए इन्होंने लगाए हुए हैं। ये किसी टैंकर को जो मार के भाग रहे हैं, आप देखें ना कितने टैंकर मार के निकल जाते हैं और ड्राइवर भी निकल जाते हैं। इन कैमरों में नहीं आते। कैमरों के जरिए आप ड्राइवर को नहीं पकड़ सकते कि वहां से भागा वहां गया, वहां से भागा वहां गया। इतने डकैत दंदनाते फिर रहे हैं, उनकी वीडियोस आती हैं, कितने पकड़े गए? कुछ भी नहीं। कितने पकड़े गए? कैमरे आपने लगाए में, सिर्फ आपने नंबर प्लेट को करके उनकी तस्वीर बना के उनके घरों में चालान भेजना है। पैदागिरी का एक जरिया बना दिया आपने। मोटरसाइकिलें छीनी जा रही हैं, डेली बेसिस का डेटा उठा के देखें, डेली 100, 50, 40 मोटरसाइकिलें छीन कर चोरी होकर कराची से बाहर निकल रही हैं। और कराची के मजाफाती इलाके हैं, हमने तो कितनी जो है वो रिपोर्ट चलाई हैं, दूसरे चैनल में मैंने देखी और चलाई भी। साथ ही हमारे ठट्टा है, उसके साथ सजावल, बदीन, सक्कर, मीरपुर खास, वहां पर बगैर नंबर प्लेट के कराची की मोटरसाइकिलें चल रही हैं, उन पर नंबर प्लेट ही नहीं है।
आप तो बड़ी, हम तो बड़ी नंबर प्लेट की बात कर रहे हैं। यानी कि इंतजामी सूरत हाल ये है। ऐसे में टैंकर माफिया तनतनाते नहीं फिरेंगे तो और क्या होगा। टैंकर माफिया असल में बेसिकली हो ये रहा है कि जिस तरह बसों के अड्डे हैं, इस तरह टैंकर्स के एसोसिएशन हैं, वो लगा बंदा पैसा जो है वो देते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को। उनका महाना मंथली बंदी भी है, पुलिस डिपार्टमेंट को देते हैं। उनके टैंकर बच जाते रहे, घूमते रहे, चलाते रहे, लोगों के ऊपर चढ़ते रहे। कोई कत्ल की FIR नहीं होगी, कोई किसी किस्म की, कोई आज तक एक भी जिसने कत्ल किया हो बच्चे का, बच्ची का या फैमिली के ऊपर चढ़ा हो, कुछ सजा हुई है? आज तक नहीं हुई है। नहीं हुई, जब नहीं हुई। सजाएं नहीं होंगी तो जराइम तो बढ़ेंगे ना। हमारा तो अलमिया ये है कि हम पहले से टारगेट पुलिस और महकमा दाखिला रखता है कि इस दफा हम इतने करोड़ के चालान मजीद करेंगे। शर्म का मकाम है कि उनको कहना चाहिए था कि हम इतनी ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, लोगों के चालान कम होंगे, लोग वायलेशन कम करेंगे। आप वायलेशन कम नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि हम इनको वायलेशन करने देंगे, ये चालान हम बढ़ाएंगे, चालान का रेशो बढ़ेगा, हमारे पैदागिरी का पैसा आएगा। ये कोई पैसा है जिसको आप जनरेट कर रहे हो, जिससे आप कमाई का अपने खजाने में जिसको डाल रहे हो? ये तो कोई पैसा नहीं हुआ कि आप नंबर प्लेटों पे चालान करेंगे आप, और जो लोग कुचले जा रहे हैं उनके ऊपर आपने कुछ सोचा ही नहीं, कुछ करा ही नहीं, उनकी तरबियत नहीं कर रही। आपको चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए, महकमा दाखिला को चाहिए, अपने तमाम सर्किल्स के जरिए जहाँ जहाँ टैंकर्स के अड्डे हैं, जहाँ टैंकर चलता है, रुकता है, वहाँ के लोगों को, ड्राइवर्स को गैदर करके उनकी ट्रेनिंग करें। ये कोई रॉकेट और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये जिम्मेदारी है रियासत की कि आप उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं। नहीं तो देखिए, जो टैंकर एसोसिएशंस हैं, आपका तरीक़ेकार ये है कि जो आपके यहाँ कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं हाइड्रेंट्स पे, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हाइड्रेंट्स हों, उनमें आपकी अगर रजिस्टर्ड है तो उसकी कुछ प्रोटोकॉल्स रखे हैं कि भाई हम आपको तब तक रजिस्टर्ड नहीं करेंगे गाड़ी अगर आपका ड्राइवर इस प्रोटोकॉल में पूरा नहीं उतरता। हम उससे पहले इम्तिहान लेंगे, हम उससे पहले साइकोलॉजिकल हम इम्तिहान लेंगे, उससे फिटनेस लेंगे, उसका मेंटल हेल्थ लेंगे, हम डॉप टेस्ट लेंगे। अनटिल अनलेस वो उसमें पास नहीं होता, हम आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड ही नहीं करेंगे। क्रिमिनल रिकॉर्ड, हाँ, हम आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, हम आप पूरा डाटा नहीं। कल को खुदा ना खास्ता आपके टैंकर से किसी को नुकसान होता है या कि ड्राइवर की वजह से, ड्राइवर की गफलत की वजह से किसी को नुकसान होता है, तो हम आपको, ड्राइवर को गिरफ्तार तो कर सकें। जब डाटा ही नहीं होगा, वो उठ के भाग जाएगा, आप क्या करेंगे? बिल्कुल आजम साहब, यही बात है। असल में हो ये रहा है कि हमारा जो हुक्मरान तबका है ना, जिन्होंने आके हुकूमत पे आगे तफाकिया या साजिश करके या सौदेबाजी करके बैठ गए हैं हुकूमतों पे, उनका मकसद लोगों की फलाह नहीं है, इस मुल्क की खिदमत नहीं है, इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना नहीं है। इनके सारे मंसूबे देख लें आप, एक एक प्रोजेक्ट आप लाल बस देख लें, उसमें पता लगा किक बैक्स हैं, किसी पे इल्ज़ाम है कि जो उसकी खरीदी भी बसें हैं चाइना में उसने खरीदी और चाइना की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पे सिंध में ला के महंगे दामों 2 करोड़ की बस थी, 2.5 करोड़ में सिंध गवर्नमेंट को जो है वो चूना लगा दिया, वो पैसा जा रहा है। मतलब इस तरह के इल्ज़ामात आप पे हैं और फिर आप बैठते हैं, जब आप प्लानिंग करते हैं, बनाते हैं, लोगों की, शहरियों की वेलफेयर के लिए नहीं बना रहे। वो बोलते हैं कि इनके शहरियों से पैसा कैसे निकाला जाए। अब इस तरीके से आपके अगर प्रोजेक्ट्स होंगे, मंसूबे होंगे और आपके महकमे ऐसे काम करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा, शहरी ट्रैंकों को नीचे आएंगे, शहरी जो है वो बड़ी गाड़ियों के नीचे कुचले जाएंगे, शहरी बिल्डिंगों के नीचे दबके मरेंगे। आज SBCA के ऊपर सारे लोग जो है ना कालक मल रहे हैं। बेसिकली ये तो है कराची बिल्डिंग एंड कंट्रोल KBCA है। KBCA को उन्होंने थोड़ा सा उसका लेवल चेंज करके SBCA बना दिया। पूरे सिंध में SBCA का कहीं रोल नहीं है, सिर्फ कराची में SBCA का है, वही कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाला जो KBCA वाला सर बस मैं क्या बताऊं कि अगर SBCA की अगर बात करें तो SBCA के जो वजीर बल्दियात हैं वो कहते हैं कि SBCA का चेयरमैन जो है ना वो करप्ट है। अरे यार, फिर आप मिनिस्ट्री से इस्तीफा क्यों नहीं देते? आपके नीचे अगर आपका SBCA का डायरेक्टर करप्ट निकलता है, वहाँ का स्टाफ करप्ट निकलता है, तो पहले इस्तीफा आपको देना चाहिए। आप पहले इस्तीफा दें। हम भोंडे मजाक, हमारा मेयर साहब वजीर बल्दियात को खत लिखते हैं कि जनाब वो पैसे ले लिए आपने, अब बताएं कि वो आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे जो लाइनें डाली थी SSGC की। ये तो हाल है, और दोनों एक ही पार्टी के हैं। दादू को सारी दुनिया जानती है, दादू का इलाका है 7, वहां से आपने लोगों को SBCA में जम करने के बाद कराची में आपने मुंतकिल कर दिया, तो मतलब वो किस लिए आए होंगे यहाँ पे? बस ये पुरसाने हाल है। फिर कहते हैं कि अगर लोग यहाँ से भागते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि भाई अब क्यों भाग रहे हैं, अपने मुल्क से क्यों? अजीब सा मतलब, कितना अजीब हमारा माहौल है। और हम मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं,
हम वो सिटी हैं जो इंटरनेशनल मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पाकिस्तान में वाहिद मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसका मेयर भी है, जिसके अंदर SBCA भी है, जिसके अंदर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का वो है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इदारे हैं हमारे यहाँ पर, पूरा हर चीज रीजन रीजन का मुआवजा करें ना। हमारा कराची जो है, मुंबई, सिंगापुर, मतलब एक रीजन के सिटीज की हम बात करें, इनके पैरेलल है। आपने सर्विसेज नहीं दे रखी वो अलग बात है, लेकिन उसकी जो डेंसिटी है और जितना लेवल है, जिस तरीके से कराची का लेआउट है, वो हमारे मुंबई, सिंगापुर और जो वही वक्त सही था जब यहाँ पर ट्राम्स चला करती थी। और यहाँ पर जो है ना वो फिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जब हमने खुद गुलामी छोड़ी तो हम पता नहीं किन के गुलाम हो गए, वल्लाहु आलम। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन साहब। हमारे पास बातें ख़त्म नहीं होंगी मोहसिन साहब, हम इसी तरह चलते रहेंगे और हमारे पास मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। नाज़रीन, इसी तरह अफसोसनाक ख़बरें सुनानी पड़ती हैं और बड़ा अफसोस होता है कि हम कराची के वासी हैं और हमें ये सब सहना पड़ता है कि हमारे बच्चे भी महफूज यहाँ पर नहीं हैं। नाज़रीन, कोशिश करेंगे कि आप तक इस तरह के प्रोग्राम पहुँचाते रहें और आप लोगों को कोशिश करेंगे कि अवेयर रखें। ये था आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात हो अगले प्रोग्राम में। मुझे दी इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।